Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of November 2021. 29 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अवनिंद्रनाथ टैगोर। तो अवनिंद्रनाथ टैगोर जी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हिज वर्क्स वॉज मेजरली इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ आर्ट। तीसरा कह रहा है कि ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द आइकॉनिक भारत माता पेंटिंग। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। तीसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अनक्लॉज। तो अनक्लॉज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। दूसरा कह रहा है इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ अनक्लॉज। कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है? 1 only, 2 only, both या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर। आप आंसर करिएगा, मैं आंसर आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करना, फिर मेरे को लास्ट में बताना कि कितने सही कितने गलत। पहला सवाल जो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका आंसर है बी, हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी, हरियाणा लोकेटेड है, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अवनिंद्रनाथ टैगोर। तो अवनिंद्रनाथ टैगोर जी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ही वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। इसके फाउंडर्स में आते हैं ये। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिज वर्क्स वर नॉट मेजरली इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न मॉडल। एक्चुअली में अगर इनका आर्ट देखा जाए तो इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द टाइम जब स्वदेशी एंड स्वराज मूवमेंट चल रहा था, ठीक है ना। तो चूंकि इनकी थीम जो थी वो स्वदेशी थी, स्वराज थी, इसीलिए इन्होंने जो इंडियंस मतलब उसमें आर्ट फॉर्म्स में, पेंटिंग्स में ज़्यादा फोकस किया था। एंड इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने मुगल्स की पेंटिंग को रिवाइव किया था, जैसे पासिंग ऑफ द शाहजहां, है ना। तो पासिंग ऑफ द शाहजहां बहुत फेमस पेंटिंग है। भारत माता की पेंटिंग हम सब जानते ही हैं। तो ये कुछ आइकॉनिक वर्क्स थे इनके। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। आंसर विल बी सी, यानी कि 1 and 3 ओनली। आंसर विल बी सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है अनक्लॉज के रिगार्डिंग। अब इसमें पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज द मेंबर ऑफ अनक्लॉज। 1982 में इंडिया सिग्नेटरी बना था, ठीक है ना। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अनक्लॉज, तो दैट इज द इनकरेक्ट वन। तो इसका आंसर आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको देना है, लिखना है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन है व्हाट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन? What is good administration? How as a civil servant can you have good administration ensured in your district? तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे अपन गुड गवर्नेंस की बात करते हैं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। नाउ हाउ एज अ सिविल सर्वेंट कैन यू इंश्योर दैट योर डिस्ट्रिक्ट हैज गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप किस तरीके से ये मेक श्योर करेंगे कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहे, गुड एडमिनिस्ट्रेशन रहे। तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो पहली जो न्यूज है वह दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है करतारपुर साहिब विच इज इन पाकिस्तान एंड वेलन कन्नी चर्च विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एज इट्स टू इट्स पिलग्रिमेज स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने, अब एक्चुअली में यह दिल्ली गवर्नमेंट की कौन सी योजना है अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को मतलब था कि 2 लोकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो करतारपुर साहब के बारे में आप सबको पता है कहाँ लोकेटेड है। वेलंकन्नी चर्च का याद रखना कि कहाँ पे लोकेटेड है। इट्स लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है ना। वेलंकन्नी चर्च इज लोकेटेड इन तमिलनाडु दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन दिल्लीज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है ना।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक नई सीरीज वेज रेट इंडेक्स के रूप में जो वो लॉन्च करता है उसके लिए एक नई सीरीज लॉन्च की है, ठीक है ना। तो वेज रेट इंडेक्स याद रखेगा, वेज रेट यानी कि जो वेजेस दिए जाते हैं उनके रेट का इंडेक्स है ना। वेज रेट इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो चेंज किया गया है, ठीक है। अब इसका जो बेस ईयर रहेगा वो 2016 बेस ईयर कर दिया गया है एंड इट इज बीइंग कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द लेबर ब्यूरो। अगर आपसे कोई पूछे कि वेज रेट इंडेक्स कौन निकालता है इंडिया में या वेज रेट इंडेक्स कौन कंपाइल करता है इंडिया में, तो उसको कंपाइल करने का काम, इसको इकट्ठा करने का काम, स्टोर करने का काम लेबर ब्यूरो का काम है, ठीक है ना। एंड जो बेस ईयर है दैट इज 2016 बेस ईयर, ये आपको याद रखना है, 2016 बेस ईयर के रूप में रखा जाएगा एंड इट इज गोइंग टू रिप्लेस द ओल्ड सीरीज विद द बेस 1963-65। तो इसमें जो ओल्ड बेस है, ओल्ड सीरीज थी जिसमें 1963 to 65 बेस था, उसको रिप्लेस किया जाएगा। दैट विल बी रिप्लेस्ड नाउ विद द 2016 बेस ईयर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्यों किया गया, बेस ईयर क्यों चेंज किया जाता है। तो एक्चुअली में जो नया कवरेज है उसको इन्हेंस करने के लिए, जो इंडेक्स का कवरेज है उसको इन्हेंस करने के लिए और उसको प्रेजेंट टाइम्स के साथ सिंक में लाने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए बेसिकली किया जाता है, ठीक है ना। तो पुराने कवरेज को इन्हेंस करने के लिए और इसको टाइम के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए बेसिकली जो ये है वो अपडेट किया जाता है, बेस ईयर्स और इन सबको चेंज किया जाता है। तो नाउ द बेस ईयर इज 2016 फॉर द वेज रेट इंडेक्स और इसको निकालता कौन है वेज रेट इंडेक्स को, इसको निकालता है लेबर ब्यूरो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओ माइक्रॉन रिस्क, आप सबको पता है कि ओ माइक्रॉन क्या है, इट इज द न्यू वेरिएंट फॉर द कोविड-19, ठीक है ना। कोविड-19 का ये नया वेरिएंट है, आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने कह दिया है कि 14 दिन की ट्रेवल डिटेल्स आपको लानी, अगर बाहर से आपको आना है तो सेंटर इज नाउ टाइटनिंग द ओवरसीज ट्रेवलर्स। ट्रैवल डिटेल्स लाना पड़ेगा, निगेटिव RT-PCR टेस्ट लाना पड़ेगा एंड इसके बाद लोकेशंस को भी रिव्यू में रखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये कौन सी लोकेशंस में जहाँ केसेस हैं वहाँ के ट्रेवलर्स इंडिया में ना आए। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंडिया ने ज़रूर देखी हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, गुड नोट ऑल्सो। स्टार्ट इनिशियली आपको शुरुआत में से ही इस चीज़ को कैप्चर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर एक बार केसेस बढ़ने लगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो वी विल कमिंग बैक टू आवर एडिटोरियल पार्ट। आई थिंक एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है COP26 प्लेजेस नीड अ न्यू क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हम COP26 की बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑथर ने बोला है कि इंडिया ने क्या क्या मतलब कि उसमें वादे किए हैं। सबसे पहला वादा आप सबको पता है कि 2070 में हमने क्या बोला कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे ना, जीरो कार्बन एमिटर, कार्बन न्यूट्रलिटी हम अचीव कर लेंगे 2070 में, ठीक है। फिर हमने बोला 500 गीगावाट, 500 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। फिर हमने बोला कि 1 बिलियन टन्स तक हम अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 2030। फिर हमने बोला हम कार्बन इंटेंसिटी जो है अपनी इकोनॉमी की वो 45% पर ला देंगे। वी विल ब्रिंग आर कार्बन इंटेंसिटी टू 45% बाय 2030 अगेन। देन वी सेड दैट कि 50% ऑफ आर टोटल एनर्जी कंजम्पशन विल बी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी हमने टारगेट किया है। तो ये सारे टारगेट ऑथर ने बताया कि इंडिया ने किए, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दो चीज़ें जो इंडिया ने नहीं किया उसके बारे में भी ऑथर बोलते हैं। अब वो दो चीज़ें कौन सी जो हमने नहीं की हैं, पहली चीज़ हमने ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है, ग्लोबल मीथेन प्लेज जो थी उसको हमने नहीं किया। उसमें यह था कि 30% तक मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करना है बाय 2030, है ना, तो वो हमने नहीं किया। फिर हमने जो डिफॉरेस्टेशन की प्लेज है, डिफॉरेस्टेशन का जो ग्रुप बनाया गया उसमें इसको भी हमने ज्वाइन नहीं किया, है ना। तो दोनों चीज़ें हमने नहीं की, ना ही प्लेज फॉर मीथेन रिडक्शन, ना ही प्लेज फॉर डिफॉरेस्टेशन, बोथ इंडिया डिड नॉट साइन। जबकि इन्होंने ऑथर का ये कहना है कि इंडिया के पास लार्जेस्ट कंटिग्यूअस मैनग्रूव फॉरेस्ट सुंदरबंस ऑलरेडी है, फिर भी हमने इसको नहीं किया। हाँ, तो मेजर पुश जो हमारा रहा है वो किधर रहा है, हमारा मेजर पुश रहा है वो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ। अवर मेजर पुश हैज़ बीन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन हमको करना ज़रूरी है अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी लगभग केवल 22.5% ही कवर करती है, ठीक है ना, 22.5% कवर करती है। तो बहुत मेजर हमको शिफ्ट लेना है, ठीक है। ऑथर ने अब यहाँ पे ये कहा है कि इंडिया ने कुछ बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि आपने देखो इंटरनेशनल सोलार अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलार अलायंस हमारा ही है।
CDRI जो क्लाइमेट, ये आपका डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है, वो भी हमने ही स्टार्ट की थी। फिर हमने यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा आइरिस नाम का एक इनिशिएटिव दिया है, ठीक है ना, आइरिस नाम का इनिशिएटिव दिया है। फिर ओसोग आपको पता होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोग का भी इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से ओरिजिनेट हुआ था कहीं ना कहीं। तो ऑथर ने कहा कि काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इनके लिए जो करने की ज़रूरत रहेगी वो क्या ज़रूरत रहेगी, उसमें हमको दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। पहली चीज़ है फिनेंस की ज़रूरत रहेगी, पैसे की ज़रूरत रहेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। तो दोनों चीज़ों पे हम किस पे डिपेंडेंट हैं, इन दोनों चीज़ों पे हम डिपेंडेंट हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। इसीलिए शायद इंडिया ने इस बार एक अपना बता दिया कि भैया हमको कार्बन न्यूट्रल और ये ट्रांजिशन करने के लिए $10 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इंडिया ने क्लियर कर दिया। और इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज से भी कहा है कि भाई आपने जो प्लेज की थी कि $100 बिलियन की, फलाना की, ढिमकाना की, वो सारी प्लेजेस आपको पूरी भी करनी है ना, सिर्फ वो हवाई बातें बन के ना रह जाएं। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो दिस इज द थिंग जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी पूरी नहीं की है, एंड इंडिया हैज़ बिन पुशिंग फॉर दैट। काफ़ी ज़्यादा पुश किया है इंडिया ने उस चीज़ के लिए कि आप उसको पूरा करें, यू शुड फुलफिल दैट थिंग, है ना। तो ऑथर ने डिमांड एक्चुअली में ये की कि जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं, नॉर्थ की कंट्रीज जो है, मतलब जो रिच कंट्रीज, अगर आप देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्थ में ही ज़्यादा है ना, नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में, है ना। तो वहाँ की कंट्रीज़ को मदद करनी चाहिए कि ना सदर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज़ की, क्योंकि अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो आपको अफ्रीका भी दिख जाएगा, आपको इंडिया भी दिख जाएगा, आपको वहाँ पे बाकी जो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ वो भी दिख जाएंगी। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनकी मदद करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन करके रह जाना है कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्यों कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं अचीव कर रहे हैं। तो भाई कोई आदमी भूखे थोड़ी मरेगा, कोई आदमी अपनी देश की पूरी जनसंख्या को भूखा तो नहीं मार देगा आपके कार्बन न्यूट्रलिटी के चक्कर में। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि आपको ये करने की जरूरत है कि आप पहले उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, आप पहले उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड तो करो जो नेसेसरी है ना, उसके बाद आप उनसे उम्मीद कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज यहाँ पे कि करने की ज़रूरत है और इनको प्रोवाइड करने, टेक्नोलॉजी और जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट आपका डाटा पॉइंट में आज एक न्यूज़ है कि स्मार्टफोन एक्सेस फॉर लर्निंग नॉट एडिक्वेट, मतलब लर्निंग के लिए जो स्मार्टफोन की एक्सेस है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला फैक्ट लिखा है कि स्मार्टफोन्स अवेलेबिलिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन नियरली डबल्ड, दैट इज फ्रॉम 36.5% इन 2018 टू 67.6% 2021। तो ऑथर का ये कहना है पहले तो कि एक फैक्ट दिया कि जो स्मार्टफोन की एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है विद द स्कूल चिल्ड्रन, दैट हैज डबल्ड, वो बढ़ गई है। जस्ट ओवर 1/4 ऑफ देम could actually access it for their studies whenever they wanted। लेकिन इनमें से 1/4 लोग ही ऐसे हैं कि जो अपने इन स्मार्टफोन्स को एक्सेस कर सकते हैं whenever they want, मतलब कि इनमें से 1/4 ही पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि अपने स्मार्टफोन्स की एक्सेस जब वो चाहे तब कर सकती है, ठीक है ना। एक्सेस जरूर बढ़ी, देखो ऑब्वियस सी बात है स्मार्टफोन की एक्सेस तो बढ़ी ही है, लेकिन अभी भी बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अभी भी एक्सेस कर सकती है दिस फॉर देयर एग्जामिनेशन और फॉर देयर स्कूल्स और फॉर देयर कोचिंग्स, ये सारी चीज़ें करने के, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ याद रखने का, इसमें केरला जैसे है कि अमंग मेजर स्टेट्स केरला इज द ओनली वेयर ओवर 50% ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स कुड एक्सेस अ स्मार्टफोन फॉर स्टडीज एट ऑल टाइम्स। कि देखो बाकी रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो अभी इसमें सारे स्कूल स्टूडेंट्स में गर्ल्स प्लस बॉयज होंगे, है ना, जेंडर डिवाइड की हम बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्यों ऐसा रीजन है कि काफ़ी लोग इसको बहुत सारा दिन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि कई जगहों पे ये इसमें स्कूल स्टूडेंट्स में तो गर्ल्स प्लस बॉय दोनों जाएंगे। अब गर्ल्स क्या है, कई बार क्या है, हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर के काम करने लगती हैं, है ना। सो व्हेन दे आर डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स दे विल नॉट बी एबल टू स्टडी। दूसरी चीज़, मान लो कि अगर एक लड़के को और एक लड़की को साथ पढ़ना है तो लड़के को ही वो मोबाइल दिया जाएगा, लड़की को नहीं दिया जाएगा। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ इंडियंस, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब जैसा एक फैक्ट दिया इन्होंने कि इसमें स्टेट डिवाइड ही बहुत ज़्यादा, जेंडर डिवाइड तो है ही, प्लस स्टेट का डिवाइड है, रीजनल डिवाइड है। जैसे कि अगर देखो तो बिहार में 54% ऑफ द स्टूडेंट्स इन बिहार कुड नॉट एक्सेस अ स्मार्टफोन एट होम, है ना। 54% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्मार्टफोन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड नियरली 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1
1 to 2 डिड नॉट हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन। और ये तो बेसिक स्टार्टिंग है ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चे जो हैं वो तो बेसिक स्टार्टिंग है, वही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं स्मार्टफोन्स को। और देखो कई जगहों पे ये जरूरी भी कि वो एक्सेस ना करें, है ना, वी ऑल्सो वांट दैट दे शुड नॉट बी यूजिंग द स्मार्टफोन, हम ये चाहते हैं, है ना। बच्चों को मोबाइल देने से उनका दिमाग कुंद होता है, धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनको होना भी नहीं चाहिए। बट अभी पैंडेमिक के टाइम में स्पेशलिटी ऐसी थी कि वहाँ पे एक्सेस ज़रूरी था, तो अब क्या करोगे आप लोग, है ना, व्हाट यू विल डू। एक तरफ एक चीज़ ज़रूरी भी है और दूसरी तरफ वो चीज़ ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट की अवेलेबिलिटी है, देयर इज अ डिवाइड, ना केवल वहाँ पे जेंडर डिवाइड है, वहाँ पे रीजनल डिवाइड भी है, जियोग्राफिकल डिवाइड भी है, रिच एंड पुअर का डिवाइड भी है ना, एक्सेस डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी में डिवाइड है, इंटरनेट डिवाइड है। क्योंकि हम सारी चीज़ें देखेंगे, सिर्फ स्मार्टफोन की एक्सेस क्लासेस नहीं चलेंगी, स्मार्टफोन की एक्सेस के बाद इंटरनेट भी चाहिए, है ना। फिर आप बोलोगे सर कि वो गांव खेड़ा और पवार खेड़ा और धामू खेड़ा में तो नेट नहीं आता है, तो हाँ, जहाँ नेट नहीं आता वहाँ पे नहीं चलेगी क्लासेस। और आप बोलेंगे सर कि बढ़िया हमारा मुंबई है, थाने है और आपका दिल्ली है ना, तो बेंगलुरु है, यहाँ पे नेट आता है, तो यहाँ के बच्चे ऑब्वियस सी बात एक्सेस रखेंगे ज़्यादा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर स्मॉल थिंग्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों डिवाइड आता है, क्यों कैसे क्या हो रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की है इंडिया की, दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन ऑफ जॉब सीकर्स बट रादर इट इज अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया जॉब क्रिएटर्स का देश बन चुका है एंड अब जॉब सीकर्स का देश नहीं रहा। दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, सो दैट इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और है क्या। तो ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं वैसे, है ना, यहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। एनजीटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन टू यू कि एनजीटी के बारे में जो भी पता है, जितने भी फैक्ट पता है आपको, वो सारे लिख करके दे देना। मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट दे देता हूँ, देखो एनजीटी के कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको देता हूँ, लेकिन बाद में जितने आपको और याद हैं आप अपने से भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला बेसिक फैक्ट है कि एनजीटी जो था वो 2010 के एनजीटी एक्ट 2010 से आया था, इसलिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखें कि इंडिया इज द थर्ड कंट्री वेयर एनजीटी लाइक मैकेनिज्म इज देयर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहली दूसरी कंट्री है जहां पे एनजीटी है, इंडिया इज द थर्ड कंट्री। तीसरा आपको याद रखना है कि दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को ये फॉलो नहीं करते हैं, बट दे आर बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो एनजीटी कोड्स अगर आप देखें तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को फॉलो नहीं करते, बट दे आर बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दो एक्ट ऐसे हैं जिनको ये फॉलो नहीं करते हैं, एक है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दूसरा है 1927 का एंड 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, है ना। तो ये फॉरेस्ट एक्ट्स को फॉलो नहीं करते एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भी फॉलो नहीं करते, इनके केसेस इनके पास डायरेक्टली नहीं जाते हैं, है ना। रेस्ट ऑफ द केसेस दे गो टू देम, है ना। तो ये भी आपको याद, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको मैंने बता दिए। बाकी जो बचे हुए फैक्ट्स हैं, है ना, कुछ भी अगर बचा है कि क्या कैसे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दैट इज द क्वेश्चन टू यू, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। यहाँ पे तो कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, देखो बिल्कुल भी ऐसी खास न्यूज़ नहीं है ना। मैच में देखो आज क्या होता है, अच्छा टारगेट दिया इंडिया ने, 270 प्लस का टारगेट दिया, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस टुडे, आज कितना क्या करते हैं। गैरी मेंडरिंग, अब जो आज का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे गैरी मेंडरिंग और रीडिस्ट्रिक्टिंग, ठीक है ना। तो रीडिस्ट्रिक्टिंग क्या है, नाम से ही क्लियर है। अगर हम देखें कि रीडिस्ट्रिक्टिंग अगर आपसे कोई बोले कि क्या है, तो रीडिस्ट्रिक्टिंग ऑब्वियस बात है, री प्लस डिस्ट्रिक्टिंग, डिस्ट्रिक्ट से बना है, तो सॉरी नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाना। तो कुल मिलाकर के अमेरिका में एक प्रोसेस है जिसमें वो रीड्रॉ करते हैं इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं। तो ये जो रीड्रॉइंग ऑफ द इलेक्टोरल बाउंड्रीज है, दैट इज नोन एज द रीडिस्ट्रिक्टिंग इन यूएसए। तो यूएसए का टर्म है रीडिस्ट्रिक्टिंग, और ये क्या होता है, रीड्रॉइंग ऑफ द इलेक्टोरल बाउंड्रीज बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन रेशियोज। तो पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग जब ये करते हैं तो उसको रीडिस्ट्रिक्टिंग बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, इसी रीडिस्ट्रिक्टिंग में एक बहुत ही चालूपंथी कर दी जाती है। चालूपंथी क्या कर दी जाती है कि जो विनिंग पार्टी रहती है, देखो अमेरिका का सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में मान लो एक स्टेट है, ये सपोज करो ये
ह्यूस्टन का एक स्टेट है जिसमें मान लो सपोज करो 30 सीट है ना, तो मान लो कि 16 सीट जीती रिपब्लिकन्स ने और 14 जीती डेमोक्रेट्स ने, ठीक है। अगर 16 जीती रिपब्लिकन्स ने और 14 जीती डेमोक्रेट्स ने, तो हम अगर इंडिया में होते तो क्या बोलते, 14 इनको देते 16 उनको देते, उसके अकॉर्डिंग काउंट करते ना सारी चीज़ें ओवरऑल में जब आते। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि जब ये 30 जीती रिपब्लिकन 16 जीती रिपब्लिकन्स ने, 14 जीती डेमोक्रेट्स ने, तो ज़्यादा किसने जीती, रिपब्लिकन्स ने जीती। तो यहाँ पे 30 की 30 रिपब्लिकन्स को चली जाती हैं। दिस इज हाउ दे इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम याद रखना है कि इनका सिस्टम बड़ा उल्टा सिस्टम है। तो ये 16 नहीं रहने देते रिपब्लिकन्स का या डेमोक्रेट्स का 14 नहीं रहने देते। ये क्या करते हैं कि 30 की 30 फिर उस पूरे स्टेट की जितनी सीट्स हैं वो किसको चली आती है, जो ज़्यादा पाता है उसको चली आते हैं, ठीक है। अब देखो इससे इशू क्या होता है, इससे इशू सबसे बड़ा ये होता है कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट। तो ये क्या करते हैं कि जब इलेक्टोरल बाउंड्रीज बना रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि एक इनके जो फेवर वाले हैं वो एक साथ आ जाएं, है ना, इनके फेवर वाले एक साथ ज़्यादा हो जाए, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो जाए, है ना। तो ये बेसिकली इनकी चाल रहती है। तो इस तरीके से ये रीडायरेक्ट करते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं गैरी मेंडरिंग। तो ये जो गैरी मेंडरिंग टर्म है ना, ये है कि जब आप अपने फेवर में आपको इलेक्टोरल बेनिफिट्स देने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स देने के लिए जब आप इस तरीके से रीडिस्ट्रिक्टिंग या जब आप ये चीज़ करते हो तो वो कहलाती है गैरी मेंडरिंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है गैरी मेंडरिंग। आगे देखते हैं अगला जो आर्टिकल है, ये है रिगार्डिंग द रनिंग बिजनेसेस ऑन द क्लाउड। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे है। तो पहले तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बेसिक डेफिनेशन आपको देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। जब ऑन डिमांड आपको कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज मिल जाए, है ना, जब अवेलेबिलिटी इनकी हो जाए, मतलब कि बोथ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज हार्डवेयर पार्ट भी और सॉफ्टवेयर पार्ट भी, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपकी डिमांड पे आपको अवेलेबल हो जाए, स्पेशली डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर। तो डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर, विदाउट हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग बाय योर ओन, विदाउट हैविंग टू एक्टिवली डायरेक्टली मैनेज दैट द थिंग, है ना। सो जब आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं तो दैट इज नोन एज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि आपके ऑन डिमांड कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज आपको अवेलेबल रहेंगी, कंप्यूटिंग पावर आपको अवेलेबल रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स द हार्डवेयर पार्ट आपको अवेलेबल रहेगा, एंड आपको सॉफ्टवेयर पार्ट भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। एंड ये सब आपको कैसे अवेलेबल रहेगा, बाय प्रोवाइडिंग सम स्पेस, सम लोकेशंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो इसमें दो टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, एक होती है वर्चुअलाइजेशन, है ना। तो इसमें बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में दो टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। पहली होती है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है क्या, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती हैं। क्लाउड मतलब कि ऑनलाइन जो स्पेसेस रहते हैं, जो साइबर स्पेस है, उसमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देते हैं विद सम स्पेसेस। हर मशीन का अपना खुद का सेटअप होता है, खुद का स्पेस होता है। तो अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में आपको अलग अलग स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये होती है वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बता भी नहीं पाऊंगा आपको। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है नेटवर्किंग की या नेटवर्क की, ठीक है ना। तो पहली हो गई वर्चुअलाइजेशन एंड दूसरी हो गई नेटवर्किंग। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जब आप डेटा को टू एंड फ्रो मूव कर सको, मतलब कि मशीन से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट से मशीन के हिसाब से, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता है दो टेक्नोलॉजीज जो बेसिकली यूज की जाती हैं इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन कौन सी हो गई आपकी, पहली हो गई वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी, दूसरी हो गई आपकी नेटवर्क की टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको ये पता चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग यू हैव टू सब्सक्राइब टू सर्विस प्रोवाइडर। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बस एक सर्विस प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट कर लेना है। वो आपको हार्डवेयर भी प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर देगा फॉर योर कंप्यूटिंग सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के क्लाउड होते हैं। जैसे एक होता है, मैं आपको बता दूँ, बहुत ईजिली बताता हूँ। पहला होता है, देखो क्या होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है। व्हाट, देयर इज अ प्राइवेट क्लाउड। अब अगर आप मुझसे पूछे कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, तो ऐसा क्लाउड जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जब सिंगल एंटिटी या
ऑर्गेनाइजेशन उस पूरे क्लाउड का कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ओन कर रही हो, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या हुआ कि जब एक सिंगल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन अ सिंगल एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कहलाती है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है ना। अब ये क्या होता है इसमें, जैसे कोई कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई या कोई ऐसी कंपनी हो गई, तो ये बेसिकली कई बार ऐसा यूज़ करते हैं, खुद का अपना क्लाउड बना लिया है ना, उसको उसके एप्पल करती होंगी मे बी कि वो अपना क्लाउड बना ले और फायर वॉल के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है ना, बहुत सिक्योर होती है एंड इट इज़ नॉट शेयर्ड विद एनीवन। दूसरा होता है आपका प्राइवेट तो हो गया पहला, दूसरा होता है आपका पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या है, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैनेज होते हैं बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इसको मैनेज और शेयर करती हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज एंड शेयर दीज रिसोर्सेज, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका पब्लिक क्लाउड। ठीक है ना। तीसरा होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म रहता है, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म रहता है विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का यूज करके जब आप एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बना देते हो जो मिक्स्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं क्या, उसको आप बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब एक याद रखिएगा, प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। प्राइवेट क्लाउड तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया ना, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। जो पब्लिक क्लाउड है उसको कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन करता है। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जो पब्लिक क्लाउड है उसको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन करता है। और जो हाइब्रिड क्लाउड है उसको दोनों मिक्स रहेगा, उसमें एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी रहेगा और एक प्राइवेट वो भी रहेगा जो अपने वाले पार्ट को करेगा। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला जो यहाँ पे एक मॉडल और लिखा था, यहाँ पे एक मॉडल लिखा है सास मॉडल। सास मॉडल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। सास होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलता है कि जितने सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, है ना, यू विल बी चार्ज फॉर दैट ओनली। तो सास मॉडल क्या है, यानी कि यू विल बी चार्ज एज पर द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। ठीक है ना, जितना चीज़ आप यूज़ करोगे उतनी। अब ऐसा जैसे गूगल फोटोज़ हो गया या आपका एप्पल में जैसे एप्पल क्लाउड हो गया, तो इसमें क्या होता है, जितना स्पेस आप यूज़ करते हो उतना आप पे करते हैं ना, 299 199 99, जितना स्पेस आपने ले लिया उतना आपको पे करना रहता है। तो ये होता है एप्पल क्लाउड या गूगल फोटो। तो ये होते हैं सास मॉडल, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप जितना सर्विस लेंगे उतना ही आपसे वो पे करने के लिए कहेंगे। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, अनदर थिंग विच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।